चलिए अरुण जी, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज कैपिटल बजटिंग। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग। गुड इवनिंग बच्चे, एक बार कौन कौन आए हैं प्लीज गुड इवनिंग बोल दीजिए। अनुपमा, गुड इवनिंग सर। कैन वी कनेक्ट इन गूगल मीट ऑन एनी ऐप और कनेक्ट इन वीडियो। हम जूम मीटिंग बात करेंगे बेटा, हर एक संडे जूम मीटिंग बात करेंगे। अनुपमा, प्रसिदा, गुड इवनिंग। हम जूम पे बात करेंगे या गूगल मीट में बात करेंगे बेटा, संडे। यहाँ पे हम शुरू करते हैं बेटा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, हर सिंह गुड इवनिंग। देखिए हमारी कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का पार्ट है। इसमें आपको कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, लीज एंड हायर परचेज, रिस्क अनसर्टेनिटी, ये 25 मार्क्स का पार्ट है। ये 25 मार्क्स का है। तो कैपिटल बजटिंग में हमें आपको स्टडी क्या करनी होती है उसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे आज। और ये अंकिता, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, हमारे पास दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो टाइप का होता है। एक तो फिक्स एसेट्स होता है। हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स एसेट्स की है। लाइक हम लैंड परचेज करते हैं, उस पे बिल्डिंग बनाते हैं, प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल करते हैं, हाँ जी प्रिंस यादव। लेक्चर अप्रॉक्स 9:45 बजे तक खत्म हो जाता है बेटा। प्रिंस, प्लांट एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। क्वेश्चन ये है, ये सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे? तो नहीं जी, हम प्रोडक्ट बनाना शुरू नहीं करेंगे। इसके अलावा भी हमारी इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा पार्ट आता है। एक दूसरा पार्ट क्या होता है? उस पार्ट को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। उस पार्ट को हम क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एज अ वर्किंग कैपिटल हमारे पास क्या होता है? कैश होता है। एज अ वर्किंग कैपिटल हमारे पास क्या होता है? कैश होता है। इस कैश से हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। इस रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस हम प्रोडक्ट बनाते हैं फैक्ट्री में। दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स करते हैं। फिर फिनिश गुड्स के बाद हम क्या करते हैं? इसको सेल करते हैं उधार पे, तो डेटर हो जाता है। फिर डेटर आपके पास कैश दे देता है। तो एक ऐसी कैपिटल जो आपकी बिजनेस में मूव करते रहता है, इसको कहते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। तो हमें फाइनेंस में दोनों पढ़ना होता है। एक तो फिक्स एसेट्स के बारे में पढ़नी होती है, दूसरी वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? फिक्स एसेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिक्स एसेट्स के बारे में हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या फिक्स एसेट्स हमारी इन्वेस्टमेंट का ह्यूज पार्ट, हमारी इन्वेस्टमेंट का सबसे
मैंने आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पार्ट, इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम पार्ट आपका यहाँ पे हो जाता है। और एक बार इसमें फिक्स एसेट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप बिजनेस से वापस नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले, बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले, कंपनी को स्टार्ट करने के पहले हम ये सोचते हैं कि क्या हम लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारे लिए बेटर डिसीजन है या नहीं है। हमारी फिक्स एसेट पे जो इन्वेस्टमेंट की गई है हमारे लिए वो बेटर डिसीजन है या नहीं है, वो डिसाइड करते हैं हम किसमें, कैपिटल बजटिंग में। हम फिक्स एसेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, हमारी जो फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में हमने इन्वेस्टमेंट किया हमारे लिए बेटर डिसीजन है या नहीं है, दैट वी डिसाइड इन कैपिटल बजटिंग। तो व्हाट इज द कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन व्हिच वी डिसाइड बिफोर इन्वेस्टमेंट। हम क्या करते हैं, कैपिटल बजटिंग कब करते हैं, बिफोर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल बजटिंग is the method of evaluating long-term assets। सबसे पहले लॉन्ग टर्म एसेट्स है। Here we decide whether investment is done, long term assets is profitable और नॉट। यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। फिर इट इज डन बिफोर इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट के पहले करते हैं। तो इसके लिए दो टेक्निक्स होता है, दो टेक्निक्स होता है और उस टेक्निक्स में स्टडी करते हैं हम। देयर आर टू टेक्निक्स, दो टेक्निक्स होता है। तो इसमें एक तो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होता है, एक विदाउट डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होता है। तो दो टेक्निक में कौन कौन सा टेक्निक होता है बेटा? एक तो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होता है। डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब होता है ऐसी टेक्निक जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज किया जाता हो, और दूसरा होता है, एक होता है विदाउट डिस्काउंटिंग टेक्निक जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज नहीं किया जाता हो। ऐसी टेक्निक, डिस्काउंटिंग टेक्निक किसे कहते हैं? ऐसी टेक्निक जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज किया जाता है। ऐसी टेक्निक जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज किया जाता है उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। दैट इज सेड टू बी डिस्काउंटिंग टेक्निक। विदाउट डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब कहते हैं ऐसी टेक्निक जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज नहीं किया जाता हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मेथड क्या होता है? आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सबसे पहले, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको कहते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सबसे पहला। दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तीसरा होता है आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। फोर्थ होता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको कहते हैं आईआरआर। ये होता है आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड।
डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये डिस्काउंटिंग टेक्निक हो गया। इसमें एक आ जाता है आपको डिस्काउंटिंग, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज किया जाता है। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज किया जाता है, टाइम और पैसे को कोरिलेट को यूज किया जाता है, जो मैंने बॉन्ड वैल्यूएशन में स्टडी किया था और आपको सिक्योरिटी एनालिसिस में स्टडी किया था। दूसरा होता है विदाउट डिस्काउंटेड, जिसमें हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा होता है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। एक होता है आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हो गया, मॉडिफाइड आईआरआर, मॉडिफाइड आईआरआर, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये सारी टेक्निक्स को यूज करके हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। तो मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल बजटिंग। हमारे पास इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एक चैप्टर है, उस चैप्टर में सबसे पहले आता है कैपिटल बजटिंग। तो सबसे पहला क्या होता है, लैंड, हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपकी इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है और यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं क्या ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेटर डिसीजन है या नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल बजटिंग इज द मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। हियर वी डिसाइड्स वेदर इन्वेस्टमेंट इज डन इन लॉन्ग टर्म एसेट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। इट इज डन बिफोर इन्वेस्टमेंट, ये कब किया जाता है, बिफोर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इट इज डन बिफोर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दिस इज डन बिफोर इन्वेस्टमेंट। अब देखिएगा, इसमें दो टाइप की टेक्निक्स होता है, एक तो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होता है, एक विदाउट डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होता है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या होता है, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, दिस आर डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ पे बैक पीरियड, मॉडिफाइड आईआरआर, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, प्रिंस, अंकिता, अनुपम, हर्ष, प्रसिद्धि, समझ आया बेटा आप लोग को, क्लियर हो गया। हमारे पास दो टाइप का अब आपको इवेल्युएट करना जा रहे हैं टेक्निक्स, ये क्लियर हो गया भाई। कैपिटल बजटिंग का मैंने स्टार्टिंग किया, क्लियर हो गया अरुण जी, चलिए, हाँ चलिए क्लियर हो गया बेटा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट आपको क्या करनी है, हमारे पास एक और पॉइंट आता है, जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इस मेथड को समझिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज कीजिए कोई प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अभी। इसके लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है, 20 लाख। इसके लिए कितने पैसे की जरूरत है बेटा, 20 लाख। तो ये जो पीरियड में इन्वेस्ट करेंगे उसको कहते हैं जीरो पीरियड। अभी तुरंत की वैल्यू को जीरो पीरियड का, जीरो ईयर कहा जाता है, तुरंत। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल का प्रोजेक्ट है। और पहली साल हम इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे पास जो पैसा पहले साल आएगा 5 लाख रुपया आएगा, दूसरे साल हमारे पास 7 लाख रुपये जाएगा, तीसरे साल हमारे पास 6 लाख रुपये जाएगा। सपोज किया मैंने, ये हमारे पास 8 लाख रुपया आएगा, ये हमारे पास 4 लाख रुपये जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसको प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कहा जाता है। ये सारे की सारी जो पैसा आएगा, ये सारे की सारी पैसे को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये इसको जीरो पीरियड में लेकर आते हैं, जीरो पीरियड में लेकर आते हैं, इसको जीरो पीरियड में लेकर आते हैं। ये जीरो पीरियड में जितने भी पैसा आया, इसको क्या का, इसका नाम दिया जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश
इनफ्लो कहा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनपीवी, एनपीवी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसको कहते हैं हम नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा हमारा बाहर गया आज के डेट में, आज के डेट में उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर फर्स्ट ईयर में हमारे पास 5 लाख रुपया आएगा, सेकेंड ईयर में 7 लाख रुपया आएगा, थर्ड ईयर में 6 लाख रुपये जाएगा, फोर्थ ईयर में 8 लाख रुपये जाएगा, 5 ईयर में 4 लाख रुपये आएगा, तो कितना कैश का इनफ्लो होगा। तो आपको क्या करते हैं, कितना पैसा आज की डेट में आया और कितना पैसा आज की डेट में गया, उस दोनों के बीच की जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है, उसको आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो? दैट इज सेड टू बी नेट प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए वो जो डिफरेंस आएगा उसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन विच वी डिसाइड whether present value of cash inflow, present value of cash inflow is in excess of present value of cash outflow। क्या एक्सेस है आउटफ्लो से, वो हम डिसाइड करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में। तो इसको डिटेल में हम आज स्टडी करेंगे। आज की क्लास नेट प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ समझाएंगे, उसको बहुत डिटेल में समझेंगे हम लोग। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द मेथड ऑफ evaluating long term assets, long term assets in which it is decided whether present value of cash inflow is in excess of present value of cash outflow, is in excess of present value of cash outflow. It is represented by, it is represented by NPV and it is given by NPV equal to present value of cash inflow minus present value of cash outflow। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। अब हमें स्टडी करनी है इवेल्युएशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? इवेल्युएशन प्रोसेस। हमारे पास इवेल्युएशन की क्या प्रोसेस होगा? इवेल्युएशन प्रोसेस। अब हमने क्वेश्चन क्या था भाई हमारे पास, प्लीज आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमने यहाँ पे 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और ये 20 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर हमारे पास कितना पैसा आया? 5 लाख रुपीज हमारे पास आया। 5 लाख रुपीज हमारे पास 5 लाख रुपीज आया। फिर 7 लाख रुपीज आया, 7 लाख रुपीज आया हमारे पास। सेकंड में कितना पैसा आया? 7 लाख रुपीज आया। फर्स्ट ईयर में 5 लाख, फिर उसके बाद 7 लाख, फिर उसके बाद 6 लाख, फिर उसके बाद 6 लाख के बाद हमारे पास 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। अब फिर हमारे पास क्या है? 4 लाख रुपीज आया।
अब हमें क्या इवेल्युएट करनी है, ये सारे आने वाले पैसे के लिए, ये सारे आने वाले पैसे के लिए ये वाला इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेटर डिसीजन है कि नहीं है। ये सारे आने वाले पैसे के लिए, ये सारे आने वाले पैसे के लिए ये वाली इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेटर डिसीजन है कि नहीं है, वो डिसाइड करते हैं कैपिटल बजटिंग में। ये सारे आने वाले पैसे के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेटर डिसीजन है कि नहीं, वो डिसाइड करते हैं कैपिटल बजटिंग में। तो इसका लिए सबसे पहले इवेल्युएशन प्रोसेस 1, सबसे पहले स्टेप 1 आता है। स्टेप 1 आता है। स्टेप 1 में क्या करते हैं कि क्या ये पैसा आपको, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इवेल्युएट करनी है कि भाई 20 लाख रुपया मुझे चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि 20 लाख रुपया कहाँ से आना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि 20 लाख रुपया आएगा कहाँ से, 20 लाख रुपीज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेजिंग द फंड्स। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स। स्टेप 1, स्टेप 1 सबसे पहला होता है, सबसे सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स। सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स, हमने जो पैसा आया वो कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा आया। सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कहाँ से पैसा इन्वेस्ट किया, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स, आपने जो पैसा, सबसे पहले हमने आपको माना, सपोज कीजिए हमने एज्यूम किया, इट इज एज्यूम दैट रुपीज 20 लाख हैज बीन raised as follow, रुपीज 20 लाख हमने रेज किया ऐसे। सबसे पहला आपका पार्ट है रुपीज 5 लाख फ्रॉम डेप्ट एट द रेट ऑफ 8%। हमने 5 लाख रुपया डेप्ट से उठाया 8% पे। रुपीज 10 लाख फ्रॉम प्रेफरेंस एट द रेट ऑफ 10%। रुपीज 5 लाख फ्रॉम इक्विटी एट द रेट ऑफ 12%। हमने ये 3 सोर्सेज से पैसा उठाया। हमने माना कि हमने 20 लाख रुपया मुझे उठानी है, तो ये 20 लाख रुपये जो रेज करनी है मार्केट में, ये रुपीज 20 लाख रुपये जो रेज करनी है, आपने कहाँ से उठाया, किस सोर्सेज से पैसा उठाया, वह सोर्सेज आपको पता करना जरूरी है। और फिर दूसरे आपका स्टेप क्या होता है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना जरूरी है। तो हमारे पास स्टेप 2 आ जाता है। स्टेप 2, सबसे पहले हमने 20 लाख रुपया कहाँ से उठाया वो हमने समझ आ गया। उसके बाद स्टेप 2 में हम ये फाइंड आउट करते हैं जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द टोटल कैपिटल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ा। टोटल कैपिटल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ा। अब हमारे पास क्या होगा, हमने कॉस्ट फॉर डेप्ट कैपिटल कितना हो जाएगा बताइएगा। कॉस्ट फॉर डेप्ट कैपिटल, तो डेप्ट कैपिटल के लिए कितना हो जाएगा भाई, 8% पे हमने डेप्ट से पैसा उठाया, 8% पे डेप्ट से पैसा उठाया, 8% ऑफ रुपीज 5 लाख, 8% ऑफ रुपीज 5 लाख, ये रुपीज 40,000 हो जाएगा, ये रुपीज 40,000 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट फॉर प्रेफरेंस कैपिटल, हमारे पास 10% ऑफ रुपीज 10 लाख, रुपीज 10 लाख हमने प्रेफरेंस से उठाया, तो हमारे पास ये आ गया रुपीज 1 लाख। फिर कॉस्ट फॉर 10% ऑफ रुपीज दिस, हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 12% ऑफ रुपीज 5 लाख, 12% ऑफ रुपीज 5 लाख, 60,000 ये हो जाएगा।
हाँ जी, ये आपको टोटल कॉस्ट फॉर कैपिटल, हमने 20 लाख रुपीज कैपिटल उठाने के बाद, कैपिटल 20 लाख, टोटल कॉस्ट फॉर कैपिटल रुपीज 20 लाख, ये रुपीज आपको कितना आ गया, 2 लाख आ गया। टोटल कॉस्ट फॉर कैपिटल रुपीज 20 लाख, 2 लाख रुपीज आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 लाख हमारे पास कॉस्ट हो गई 20 लाख रुपीज उठाने में, 20 लाख रुपीज रेज करने में। अब हमारे पास कितना हो गया, कितनी परसेंट हो गई, 10% हमारी सब कैपिटल हो गया। हाँ जी बताइए अनुपम, हर्ष, अरुण, प्रसिद्धि, प्रिंस, अरुण जी प्लीज बताइए, ये आप लोग को समझ आया कि नहीं। अंकिता बताओ बेटा, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से पैसा उठाया हमने। हाँ जी क्लियर हो गया। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये 20 लाख रुपीज मुझे उठानी है, 20 लाख रुपीज, ये 20 लाख रुपीज मुझे रेज करनी है। तो भाई 20 लाख रुपीज कहाँ से आएगा, 20 लाख रुपीज कहाँ से आएगा और उसकी कॉस्ट क्या होगा। हाँ जी अंकिता, अनुपम क्लियर हो गया। ये सारी कॉस्ट का पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा हमारे पास 3 सोर्सेस से उठाया हमने। 5 लाख रुपया डेब्ट से उठाया, 10 लाख रुपया प्रेफरेंस से उठाया, 5 लाख रुपीज फ्रॉम इक्विटी से उठाया। उसकी कॉस्ट ऐसे है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास कितना हो गया, 20 लाख रुपीज रेज करने के लिए 2 लाख रुपीज हमारी कॉस्ट हुई, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास कितना हो गया, 10% हो गया। 10% हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, 10% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। अब आप देखिएगा, अब मार्केट में हमें क्या रेज करनी है, सुनिएगा एकदम क्वेश्चन एकदम क्लियर कर, एकदम अच्छे से समझिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू वन ऑफ द मोस्ट मेथड, आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे रुपीज 20 लाख हमने पैसा उठाया, इसकी कॉस्ट कितनी लगी, 10% से लगी। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल। पहली साल में हमारे पास पैसा कितना आया, 5 लाख। दूसरी साल में पैसा कितना आया, 7 लाख। तीसरी साल में पैसा कितना आया, 6 लाख। चौथी साल में पैसा कितना आया, 8 लाख। 5th ईयर में पैसा हमारे पास कितना हुआ, 4 लाख। हमें क्या डिसाइड करनी है, हमें ये डिसाइड करनी है क्या ये रुपीज 20 लाख 10% पे मार्केट से उठा के, हमें क्या डिसाइड करनी है, हमें क्या डिसाइड करनी है, क्या ये रुपीज 20 लाख 10% पे मार्केट से पैसा उठाकर, क्या ये रुपीज 20 लाख 10% पे मार्केट से पैसा रेज करके, क्या ये रुपीज 20 लाख 10% पे मार्केट से पैसा उठा के ये आने वाले पैसे के लिए ये 5 लाख 7 लाख 6 लाख 8 लाख और 4 लाख के लिए इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो हमारी इवेल्युएशन प्रोसेस क्या है, क्या रुपीज 20 लाख, क्या रुपीज 20 लाख 10% मार्केट से पैसा उठा के, क्या रुपीज 20 लाख 10% पे मार्केट से पैसा उठा के ये 5 लाख 7 लाख 6 लाख 8 लाख और 4 लाख रुपया आने के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, वो हमें डिसाइड करनी है। दैट वी हैव टू डिसाइड, है ना। लेकिन उसके लिए हमारे पास कैसे हम डिसाइड करेंगे हम इन्वेस्ट करें या नहीं करेंगे। भाई हम तब इन्वेस्ट करेंगे कि ये रुपीज 20 लाख तो हमारी रिकवर होनी चाहिए। आज जिन्होंने पैसा दिया है आपको बिजनेस करने के लिए, जिन्होंने पैसा दिया है आपको बिजनेस करने के लिए 10% पे 20 लाख का कॉस्ट कितनी है, 20 लाख की कॉस्ट कितनी है 10%, 20 लाख की कॉस्ट कितनी है 10%। तो हमारी इनिशियल 20 लाख रुपया तो रिकवर होना ही चाहिए। 20 लाख के साथ साथ आपका 10% डिजायर रिटर्न भी रिकवर होना चाहिए। क्यों 10% डिजायर रिटर्न रिकवर होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर का डिजायर रिटर्न 10% है, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, डेब्ट का, तीनों की डिजायर रिटर्न 10% से हमारी मीट हो रही है। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो रिकवर होना ही चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के जो कॉस्ट लग रही है, कैपिटल का कॉस्ट लग रही है, वो रिकवर होना चाहिए। साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच जाए तो बड़ी खुशी की बात है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लगना ही चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारी कॉस्ट भी लग रही है 10%, वो भी पैसा रिकवर होना चाहिए।
तब हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। प्रोजेक्ट में तभी इन्वेस्ट करेंगे जबकि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लगा है वो एज वेल एज हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 10%। ये जो कॉस्ट 10% है, ये जो कॉस्ट 10% है वो किस किस का डिजायर रिटर्न है? ये जो कॉस्ट 10% है वो किसका डिजायर रिटर्न है? 10%। 10% इक्वल टू इक्विटी एक्सपेक्टेशन, इक्विटी का एक्सपेक्टेशन प्लस प्रेफरेंस एक्सपेक्टेशन, प्रेफरेंस की एक्सपेक्टेशन है, प्लस डेप्ट एक्सपेक्टेशन, डेप्ट एक्सपेक्टेशन है। ये तीनों को मिला के हमारे पास 10% आया। अब क्यों मैंने कहा कि इक्विटी की एक्सपेक्टेशन, प्रेफरेंस की एक्सपेक्टेशन, डेप्ट का एक्सपेक्टेशन? क्योंकि देखिएगा हमारे पास डेप्ट अपने पैसे पे कितना कमाना चाहता है? 8%। 8% से उनको कितना मिलना चाहिए? 40,000। प्रेफरेंस अपने पैसे पे कितना कमाना चाहता है? प्रेफरेंस अपनी पैसे पे 10% कमाना चाहता है। प्रेफरेंस अपनी पैसे पे 10%, तो उसका डिजायर रिटर्न 1 लाख। इक्विटी अपने पैसे पे 12% कमाना चाहता है, तो इक्विटी के लिए रिटर्न कितनी होनी चाहिए? 60,000। तो टोटल उनके पास कॉस्ट का कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख होना चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल 20 लाख पे 2 लाख कॉस्ट होनी चाहिए। तो हम प्रोजेक्ट में तभी इन्वेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट में तभी इन्वेस्ट करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 20 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 20 लाख है वो रिकवर होने चाहिए। और इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट का इनिशियल इन्वेस्ट हमारी 20 लाख रुपीज रिकवर होने चाहिए। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 2 लाख है, ये भी हमारी रिकवर होना चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कॉस्ट रुपीज 2 लाख रिकवर होना चाहिए, तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे here we have to decide whether investment is done, is profitable or not. For this we must recovered initial investment as well as desired रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, डिजायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% डिजायर रिटर्न किस किस का है? 10% डिजायर रिटर्न किस किस का मिलाकर है? 10% डिजायर रिटर्न भाई प्रेफरेंस का, डेप्ट का, इक्विटी का मिलाकर है। प्रेफरेंस, डेप्ट और इक्विटी के मिला के आपको 20 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है। हाँ जी, वो आप समय के अनुसार आपको होगा। हर शब्द एकदम सही कर रहे हैं, तो आप करें इनिशियल, दैट इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डिजायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी प्लस डिजायर्ड रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस प्लस डिजायर्ड रिटर्न ऑफ डेप्ट। ये सबका डिजायर रिटर्न रिकवर होना चाहिए। जितने भी इन्वेस्टर है उनका डिजायर रिटर्न भी रिकवर होना चाहिए। Here we have to decide whether the investment is done is profitable or not. For this we must have to recover initial investment. हमारी जो इनिशियली हम जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो रिकवर होने चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होना चाहिए। साथ साथ डिजायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर का डिजायर रिटर्न 10% है, 10% डिजायर रिटर्न बताइए किस किस की एक्सपेक्टेशन को मिलकर है? इक्विटी का, प्रेफरेंस का और डेप्ट का। इक्विटी का, प्रेफरेंस का और डेप्ट का, ये तीनों को मिलाने के बाद ना 2 लाख आया है। तो वो हम अगर रिकवर कर लेंगे तो प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट है, अदरवाइज हमारे लिए बेस्ट नहीं है। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, हर्ष, अनुपम, प्रसिदा, हर्ष,
निखिल, अंकिता, अरुण जी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी बताइए क्लियर है कि नहीं ये पॉइंट? हाँ जी क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? आगे बढ़ा जाए। हाँ जी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला पॉइंट? पॉइंट क्लियर है? चलिए, हर्ष ने बोला यस सर। अंकिता आप बताइए। अनुपम, अरुण जी बोले क्लियर है सर। अंकिता यस क्लियर है सर। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके लिए हमें प्रूव करनी पड़ेगी कि क्या हम रिकवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो विच इज प्रूव्ड एज फॉलो, जिसको मैंने प्रूव करके आपको बता रहा हूं, विच इज प्रूव्ड एज फॉलो। फॉलो, जिसको मैं प्रूव करके बता रहा हूं, हम आपको प्रूव करके बताएंगे। यहां पे लिखेंगे ईयर, यहां पे ईयर के बाद लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर लिखेंगे डिजायर रिटर्न, फिर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न, मैं ये स्लाइड भेज दूंगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न, फिर लिखेंगे एक्चुअल रिटर्न, फिर लिखेंगे कितना पैसा रिकवर होने से बाकी रह गया, अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस ये निकालेंगे। अब यहां पे देखिए, हमने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की प्रोजेक्ट थी, हमारे पास प्रोजेक्ट कितने साल की थी? 5 साल की। हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था 20 लाख रुपया। इस 20 लाख पे हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है? कॉस्ट कितनी लग रही है? 10% से। हमने पहले साल में कितना पैसा हमारे पास आया? एक्चुअल रिटर्न, पहले साल में 5 लाख हमारे कैश का इनफ्लो हुआ, उसके बाद 7 लाख रुपीज कैश का इनफ्लो हुआ, उसके बाद 6 लाख रुपीज कैश का इनफ्लो हुआ, उसके बाद 8 लाख रुपीज कैश का इनफ्लो हुआ, उसके बाद 4 लाख रुपीज कैश का इनफ्लो हुआ। यही हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ ना। हम यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहते हैं? हम यहाँ पे ये प्रूव करना चाहते हैं क्या हमारी 20 लाख रुपया रिकवर हुआ कि नहीं, क्या हमारी 20 लाख पे 10% रिटर्न रिकवर हुआ कि नहीं, क्या हमारे लिए सरप्लस बचा कि नहीं, क्या हमारे लिए शॉर्टेज कितना बचा, ये सारे हम इस टेबल से बनाने जा रहे हैं। ये सारे हम टेबल से बनाने जा रहे हैं। क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या हमारी 20 लाख रुपए रिकवर हुआ कि नहीं, क्या उस पर 10% रिटर्न रिकवर हुआ कि नहीं, क्या हमारे लिए कुछ सरप्लस बचा कि नहीं, क्या हमारे लिए कोई शॉर्टेज हो गया क्या, ये सारी चीजें इस टेबल से आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है ना। आप लोग प्लीज इस टेबल को देखिए, मैं स्लाइड अभी आपको सेंड कर दूंगा, ये स्लाइड अभी आपको सेंड कर दूंगा, मैं अपनी ऐप पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी ऐप का लिंक आप लोग को मालूम होगा, मैं ये स्लाइड अपलोड कर दूंगा, मेरी ऐप पे होगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का लिंक दिया हुआ है। अब सुनिएगा, यहाँ पे 20 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किया, 10% डिजायर्ड रिटर्न, इसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? ये 2 लाख रुपया है। अब 20 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख हमारी कॉस्ट हो गई, तो साल के एंड में कितना रिकवर होने चाहिए? साल के एंड में 22 लाख हमारे पास रिकवर होना चाहिए। लेकिन हमने रिकवर कितना किया? रिकवर किया 5 लाख। तो 5 लाख रिकवर किया, तो रिकवर कितना नहीं किया? रिकवर कितना नहीं किया? हमने 5 लाख रिकवर किया, तो कितना रिकवर नहीं किया? 17 लाख रुपीज हमने रिकवर नहीं किया। तो 17 लाख रुपीज जो रिकवर फर्स्ट ईयर में नहीं किया, वो आपको सेकेंड ईयर से रिकवर होगा। जो 17 लाख रुपीज फर्स्ट ईयर से नहीं रिकवर हुआ, ये आपके सेकेंड ईयर से रिकवर होगा। तो यहाँ पे 17 लाख लिख देंगे। इस पे कितना परसेंट रिटर्न चाहिए? इस पे 10%, इस पे 17 लाख पे 10%, तो 1,70,000।
तो आपको दूसरे साल के एंड में कितना पैसा आना चाहिए, दूसरे साल के एंड में तो 70 लाख हमने तो बाकी रह गया था पिछले साल से, और इसका कॉस्ट 1,70,000, तो 70 लाख प्लस 1,70,000 तो कितना हो जाएगा, 18,70,000 हो जाएगा, 18,70,000। अब 18,70,000 हो जाएगा, इसमें 7 लाख निकाल देंगे, 7 लाख निकाल देंगे, 11,70,000 रुपये हो जाएगा, 11,70,000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे 11,70,000 रुपीज हो जाएगा अनरिकवर्ड बैलेंस। ये 11,70,000 का डिजायर रिटर्न कितनी परसेंट है, 10% है, तो 10% से 1,17,000 हो जाएगा, 1,17,000। हाँ जी, 1,17,000। अब बताइए हमारे पास 11 लाख दिस, तो 12,87,000 हो जाएगा, 12,87,000। यहाँ पे 6 लाख रिकवर हुआ, 6 लाख रिकवर हुआ, तो 6 लाख रिकवर हुआ तो कितना बच गया, तो 6,87,000 हमारे पास रिकवर करना बच गया। यहाँ पे 6,87,000, इस पे 10%, 68,700 रिकवर करना बच गया। अब बताइएगा 6,87,000 प्लस 68,700 यहाँ पे हो जाएगा 7,55,700। अब बताइए 7,55,700 रिकवर करना चाहिए, लेकिन 8 लाख हमारे पास बच गया, 8 लाख हमारे पास रिकवर हुआ था, 8 लाख रिकवर हुआ। तो आप बताइए यहाँ पे एक्सेस कितना रिकवर हो गया, एक्सेस 8 लाख माइनस करोगे तो एक्सेस हो गया यहाँ पे 44,300, और ये 5th ईयर में 4 लाख टोटली एक्सेस रिकवरी हुआ। तो ये आपको जो 5th यहाँ पे जो बचा ये आपका एक्सेस रिकवरी हो गया, एक्सेस रिकवरी, दिस इज योर एक्सेस रिकवरी। हाँ जी, बताइए एक्सेस रिकवरी आपको समझ आ गया? प्लीज कॉपी कीजिए टेबल को, प्लीज कॉपी कीजिए टेबल को। अब अच्छे से समझिए, इस यही मेन टेबल है जो कि आप लोगों को समझना है, और मैं ये टेबल आपको मैं PDF भी आपको सेंड कर दूंगा अपने, मैंने व्हाट्सएप पे नहीं, मेरी ऐप पे ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लीज आप लोग सेव कीजिए इस टेबल को, प्लीज आप कॉपी कीजिए इस टेबल को, और बताइए समझ आया कि नहीं। हाँ जी, बताइए समझ आया कि नहीं, प्लीज कॉपी कीजिए। प्लीज कॉपी कीजिए आप। एक्सेस रिकवरी हमारे पास हो गई। हाँ जी, प्लीज आप लोग कॉपी कीजिए। कॉपी कर रहे हैं आप लोग? हमने इनिशियली 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, हमने इनिशियली 20 लाख रुपीज रिकवर इन्वेस्टमेंट किया था। हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था इसमें, हमने देखिए यहाँ पे 20 लाख रुपए रिकवर इन्वेस्टमेंट किया था। 20 लाख से हमारी 10% डिजायर रिटर्न थी, हमने 20 लाख रुपीज रिकवर, 2 लाख रुपीज उसमें चाहिए था डिजायर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न हमारे पास कितनी आनी चाहिए था, 22 लाख आनी चाहिए, क्योंकि 20 लाख ये और 2 लाख ये, 22 लाख आनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितनी कैश का इनफ्लो आया, सिर्फ 5 लाख आया, सिर्फ 5 लाख। तो कितना नहीं आया, 22 लाख माइनस 5 लाख, 22 लाख माइनस 5 लाख, 70 लाख नहीं आया। चलिए, जो पैसा नहीं आया वो अगले साल से रिकवर करेंगे, अगले साल से। तो 70 लाख यहाँ पे आएगा, इस पे भी हम 10% कमाना चाहेंगे,
तो 17 लाख का 10%, 1,70,000, तो 17 लाख प्लस 1,70,000, 18,70,000 आने चाहिए। तो 7 लाख रुपया हमारे पास आया। तो कितना नहीं आया, ये 11,70,000 नहीं आया। 11,70,000 अगले साल से रिकवर करेंगे। 11,70,000, 1,17,000, तो दोनों को ऐड करके 11,70,000 प्लस 1,17,000, 12,87,000 आनी चाहिए। 12,87,000 आनी चाहिए, जिसमें आया कितना, सिर्फ 6 लाख, सिर्फ 6 लाख। तो नहीं आया कितना, नहीं कितना आया, 6,87,000 नहीं आया, 6,87,000 नहीं आया। तो 6,87,000 नहीं आया, वो फोर्थ ईयर से रिकवर होगा। तो फोर्थ ईयर में 6,87,000 का 10% से कॉस्ट कितना आएगा, 6,87,000, 6,87,000। तो 6,87,000 प्लस 68,700 ऐड करने पे फोर्थ ईयर के एंड में कितना पैसा आना चाहिए था, 7,55,700, 7,55,700। लेकिन आया कितना, 8 आया, कितना 8 लाख। तो एक्सेस कितना हो गया, 44,300, और 4 लाख रुपीज फिफ्थ ईयर में एक्सेस आया। तो टोटल एक्सेस कितना हुआ, 44,300 डिवाइडेड बाई 4 लाख। तो एक्सेस रिकवरी आपका ये पैसा हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, एक्सेस रिकवरी समझ आ गया सारे बच्चों को। आगे चला जाए, आप लोगों ने कॉपी कर लिया। हाँ जी, अनुपम, प्रसिद्ध, अरुण जी, आप लोग को समझ आ गया। एक्सेस रिकवरी आगे की ओर बढ़ा जाए बेटा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें ये लिखेंगे, हेयर it shows that the project has recovered initial investment rupees 20 lakh, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 20 लाख, एज वेल एज डिजायर रिटर्न एट द रेट ऑफ 10% ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अच्छा सुनिए, इन्वेस्टमेंट रुपीज 20 लाख किस किस का पैसा है, किस किस का पैसा है, इन्वेस्टमेंट रुपीज 20 लाख इक्विटी का, डेब्ट का, प्रेफरेंस का पैसा है। ये जो 10% डिजायर रिटर्न है, ये किसका डिजायर रिटर्न है, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, डेब्ट का डिजायर रिटर्न है, डेब्ट का डिजायर रिटर्न है। एज इनिशियल इन्वेस्ट 10%, ठीक है ना। देयर आफ्टर देयर इज surplus of rupees 44,300 and rupees 4 lakh at the end of 44,300 और 4 लाख एंड ऑफ, कब एंड ऑफ, सरप्लस रुपीज 44,300 एंड 4 लाख एट द एंड ऑफ, कब, कौन सा टाइम में, एंड ऑफ फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर रेस्पेक्टिवली। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे, देखिएगा इसमें समझने की बात, देखिएगा बेटा, हमने आपने 20 लाख रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ये 0 ईयर में 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। ये पैसा कहाँ से लेकर आया था, 10% पे मार्केट से उठाया था। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल यहाँ पे कोई सरप्लस नहीं, यहाँ पे कोई सरप्लस नहीं, यहाँ पे कोई सरप्लस नहीं।
आपने फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर में हमारे पास सरप्लस हो गया 44,300, फिफ्थ ईयर में हमारे पास सरप्लस हो गया 4 लाख। इसमें क्या क्या रिकवर होने के बाद सरप्लस हुआ, ये क्या क्या रिकवर होने के बाद सरप्लस हुआ, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 20 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 20 लाख, एज वेल एज डिजायर्ड रिटर्न 10%, डिजायर्ड रिटर्न ऑफ 10%। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख किस किस का पैसा है, डेप्ट का, प्रेफरेंस का और इक्विटी का। डिजायर रिटर्न 10% किस किस का डिजायर रिटर्न है, किस किस का डिजायर रिटर्न है, ये जो डिजायर रिटर्न है इक्विटी का है, प्रेफरेंस का है और डेप्ट का है। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। ये उसके बाद आपको 44,300 सरप्लस बच गया और 4 लाख आपको फिफ्थ ईयर में सरप्लस बच गया। हाँ जी हर्ष एकदम क्लियर हो गया, अनुपम एकदम क्लियर हो गया। अब बताइए, मैं एक बात जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि भाई हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था 20 लाख रुपया, ये पैसा हमने उठाया 10% पे, 1 साल 2 साल 3 साल, भाई यहाँ पे सरप्लस नहीं, यहाँ पे सरप्लस नहीं, यहाँ पे सरप्लस नहीं। फोर्थ ईयर में हमारे पास 44,300 सरप्लस है और फिफ्थ ईयर में हमारे पास 4 लाख सरप्लस है। तो ये अगर मान लिया जाए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाए यहाँ पे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाए यहाँ पे, तो जो एक्सेस रिकवरी एट फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में जो आया है उसका आज की डेट में एक्सेस रिकवरी कितना होगा, तो एक्सेस रिकवरी व्हिच इज रिकवर एट द, यहाँ पे देखिएगा, एक्सेस रिकवरी एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर is rupees 44,300 and fifth year rupees 4 लाख एक्सेस रिकवरी होगा। अब इसकी आज के डेट में एक्सेस रिकवरी कितना होगा निकालना है, आज की डेट में, आज की डेट में कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस रिकवरी एट प्रेजेंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस रिकवरी एट प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब 0 ईयर, 0 ईयर। तो भाई ये तो फोर्थ ईयर में आया है, 44,300 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 10% है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 10% है, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 की पावर यहाँ पे 5, ये फिफ्थ ईयर में आया इसलिए डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 44,300 को डिवाइड करनी है, तो ये हो जाएगा 30,257.496 that equal to 50 plus 2,48,360, 368.50। अब आपका कितना आ जाएगा बताइएगा, दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 2,78,626। एक्सेस रिकवरी एट 0 ईयर इतना आ गया, एक्सेस रिकवरी एट 0 ईयर 2,78,626, एक्सेस रिकवरी एट 0 ईयर, इसी को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसी को क्या कहा जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है, दिस इज सेड टू बी नेट प्रेजेंट वैल्यू।
हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज समझिए आप लोग, बहुत अच्छी टॉपिक थी ये। इसी को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, हर्ष, अंकिता, अरुण जी, प्रसिद्धा, अनुपम, बताइए, इसी को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसी को नेट प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। दिस इज सेड टू बी नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। एक्सेस रिकवरी, एक्सेस रिकवरी आपको 2,78,626 आया, इसी को हम कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको यहाँ पे 2 लाख से, हाँ जी अरुण जी, अनुपम, हर्ष, अंकिता, इसी को कहेंगे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब बात को समझिए, यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अनुपम प्लीज आप देखिए, मैंने कहा कि भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू ₹2,78,626 हो गया, लेकिन आपने जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें समझाया था, सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है, तो आपने ये वाली फॉर्मूला को तो यूज ही नहीं किया, और बिना इस फॉर्मूला को यूज किए आपने पता नहीं क्या क्या करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया 2,78,626। तो यहाँ पे जो निकाला वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने इस फॉर्मूला से प्रूव कर दूंगा, इस फॉर्मूला से मैं प्रूव करूंगा। अब क्वेश्चन है कि मैं इतना लंबा चौड़ा आपको क्यों बताया? तो इतना लंबा चौड़ा बताने का आपका एक रीजन है, एक रीजन है, वो रीजन मैं अब समझाना चाह रहा हूँ। हम इस फॉर्मूला से इसको प्रूव करेंगे, लेकिन हम ये नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा कह के इसको मैं क्यों कैसे प्रूव करूंगा? सुनिएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,78,626 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,78,626 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यह रिप्रेजेंट करता है कि हमारी 20 लाख रुपया रिकवर कर गया। 20 लाख रुपया, ये 20 लाख रुपया किस किस का रिटर्न, किस किस का पैसा था? इसमें इक्विटी का भी पैसा था, इसमें प्रेफरेंस का भी पैसा था, इसमें डेब्ट का भी पैसा था। सिर्फ इतना ही नहीं रिकवर हुआ, 20 लाख के अलावा भी रिकवर हुआ। 20 लाख के अलावा 10% ऑफ ₹20 लाख रिटर्न भी आया। 10% ऑफ ₹20 लाख रिटर्न भी आया। तो ये 10% ऑफ ₹20 लाख किस किस का रिटर्न है? किस किस का रिटर्न है? तो भाई यहाँ पे इक्विटी जो चाहता था वो कमाई हुआ इक्विटी रिटर्न है, प्लस प्रेफरेंस का भी रिटर्न है, प्रेफरेंस का भी रिटर्न है, प्लस डेब्ट का भी रिटर्न है, डेब्ट का भी रिटर्न है, प्लस डेब्ट का भी रिटर्न है। ये सारे रिटर्न भाई, इक्विटी का पैसा रिकवर हो गई, प्रेफरेंस का पैसा रिकवर हो गया, डेब्ट का पैसा रिकवर हो गया, इक्विटी का डिजायर रिटर्न रिकवर हो गया, प्रेफरेंस का रिटर्न रिकवर हो गया, डेब्ट का रिटर्न हो गया। इसके अलावा एक्सेस रिकवरी एट 0 ईयर, इसके अलावा एक्सेस रिकवरी एट 0 ईयर। 0 ईयर में आपकी एक्सेस रिकवरी कितनी हुई है? 2,78,626 एक्सेस रिकवरी एट 0 ईयर 2,78,626। ये जो एक्सेस रिकवरी जो 0 ईयर में होगा, क्या प्रेफरेंस का होगा, क्या डेब्ट का होगा, किसका ये पैसा होगा? प्लीज आप लोग बताइए, एक्सेस रिकवरी एट 0 ईयर ये पैसा किसका होगा? प्लीज बताइए आप। एक्सेस रिकवरी एट 0 ईयर बताइए पैसा किसका होगा? एक्सेस रिकवरी एट 0 ईयर 2,78,626 जो एक्सेस रिकवरी है किसका पैसा होगा? प्लीज बताइए। यहाँ पे एक्सेस रिकवरी एट 0 ईयर 2,78,626 किसका पैसा होगा? ये प्लीज बताइए, किसका पैसा होगा? एक्सेस रिकवरी एट 0 ईयर 2,78,626 ये किसका पैसा होगा? प्लीज बताइए। ये इक्विटी शेयर होल्डर का, ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का होगा जो इक्विटी की वेल्थ को ऐड करेगा। 0 ईयर ₹10
excess recovery at 0 which is directly proportional to the wealth of the equity shareholder, which is directly proportional to the wealth of the equity shareholder. equity shareholder ये डायरेक्टली वेल्थ किसको बढ़ाता है? इक्विटी को बढ़ाता है। अनुपम, इक्विटी को, बहुत अच्छा। अरुण जी, डेप्रिसिएशन इक्विटी को बढ़ाता है, डायरेक्टली इक्विटी को हो गया। डेप्रिसिएशन का भी बात ही नहीं किया अरुण जी, डेप्रिसिएशन में आऊंगा, बताऊंगा। तो ये पैसा इक्विटी को हो जाएगा। तो कोई भी कहता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख है, कोई रिप्रेजेंट करता है कि मान लीजिए एक कंपनी ए का है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू भाई इनका है 2 लाख, इनका नेट प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख, इनका नेट प्रेजेंट वैल्यू है 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोजेक्ट की वेल्थ 2 लाख से इंक्रीज कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की वेल्थ 5 लाख से इंक्रीज कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की वेल्थ 10 लाख से इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट ने इनिशियल सारी पैसा रिकवर किया, इनिशियल सारी पैसा रिकवर किया, इनिशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिकवर किया। ये प्रोजेक्ट ने पैसा भी रिकवर किया, साथ साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिकवर किया। ये प्रोजेक्ट ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी रिकवर किया, साथ साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी रिकवर किया। ये प्रोजेक्ट ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर किया, साथ साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिकवर किया, और एक्सेस इतना आ गया। ये सारे एक्सेस हो गया, ये सारे एक्सेस हो गया, ये सारे एक्सेस हो गया। तो आपको यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस एक्सेस by net present value which is directly proportional to wealth of the equity shareholder, wealth of the equity shareholder। किसकी वेल्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनल है। आप कहेंगे कि सर आपने ये वाली फॉर्मूला कब यूज करोगे? ये वाली फॉर्मूला आप बताइए, यूज फॉर्मूला को अभी हटाइए, आप बताइए रिप्रेजेंटेशन, आप बताइए एक्चुअल मीनिंग, नेट प्रेजेंट वैल्यू का तरीका आपने समझा कि नहीं समझा, पहले वो बताइए। आपने बताइए एक्चुअल जो सेंस है नेट, मैं कहता हूं मान लो अभी नेट प्रेजेंट वही है, अभी मैंने ये वाली फॉर्मूला नहीं यूज किया, मैं मुझ पे विश्वास करो, अभी जस्ट मैं प्रूव करूंगा 2,78,626 होगा। लेकिन आप बताइए आपने समझा है कि नहीं समझा है, पहले बताओ समझा है कि नहीं समझा? हाँ जी, प्रसिद्ध, अरुण जी, अनुपम, अंकिता, हर्ष, बताइए आप लोग समझा है कि नहीं समझा? पहले इसका मतलब बताओ, समझ गए तो आगे बढ़ा जाए। आप बताइए पहले आप लोगों ने समझा है कि नहीं ये चीजें? पहले आप लोग बताओ, आप लोगों ने समझा कि नहीं? निदम क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। रिप्रेजेंट करना समझ आया कि नहीं? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग समझ आया कि नहीं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये प्रोजेक्ट था, हमने इनिशियल कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? ₹20 लाख। इस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 10%। पहली साल में हमारे पास 5 लाख रुपया आया, दूसरे साल हमारे पास कितना पैसा आया बेटा? 7 लाख रुपीज।
नेक्स्ट हमारे पास कितना पैसा आया, 6 लाख रुपीज। फोर्थ ईयर में 8 लाख रुपीज, फिफ्थ ईयर में 4 लाख रुपीज। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब मैं ये वाली फॉर्मूला को यूज करके मैं आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, वो प्रूव करूंगा कि जो पहले निकाली गई है वही आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमें ये निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहां पे मैंने लिखा ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कैश इनफ्लो लिखा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से होता है। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास पहले साल 5 लाख रुपया आया, दूसरे साल 7 लाख रुपीज आया, उसके बाद 6 लाख रुपीज आया, उसके बाद 8 लाख रुपीज आया, उसके बाद 4 लाख रुपीज आया। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखूंगा 1.1 डिवाइड, यहाँ पे मैंने लिखा 0.909090909090, फिर डिवाइड करो 0.826 44628 44628 099 0.751 3148 3148 009 009 0.683 013 013 45536 45536, फिर 0.620 9213 9213 2305 2305। ये 1 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू है, 1 रुपये का। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4 लाख, तो यहाँ हो जाएगा 2,48,368.52। ये मेमोरी में रख दीजिए। 8 लाख इंटू 0.683 0134 01345536, यहाँ पे 5,46,410.76। इंटू 6 लाख, फोर 50788.88 इंटू 7 लाख 5,78,512.39।
4,54,545.45। ये सबका सम जो आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो जाएगा रुपीज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 22,78,626। अब आप बताइए यहाँ पे कितना आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे आप देखिएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कितनी है 22,78,626। आउटफ्लो कितनी है 20 लाख। आउटफ्लो 20 लाख है। तो इस तरह भी तो 2,78,626 यहाँ से भी तो वही नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है ना। अगर पूरी डिजिट लेंगे तो भी तो वही वैल्यू आ रहा है ना। यहाँ पे 2,78,626 ही तो आ रहा है ना। तो बताइए दोनों तरीका से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताइए दोनों तरीका से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, दोनों तरीका से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए। और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले वाली तरीका मैंने क्यों बताया अंकिता, अनुपम, प्रसिद्धि, अरुण जी, हर्ष, इसीलिए बताया पहले वाला तरीका ताकि उससे आपको क्लियर कंसेप्ट आपकी माइंड में एक इमेज आ जाएगा। और इससे आगे भी बताऊंगा इंटरेस्ट को हम क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट होने के कारण हम कैश इनफ्लो में नहीं लेते, वो भी समझाने का मेरा लॉजिक है। वो भी नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा। हाँ जी, दोनों से सेम आंसर आया, प्लीज आप लोग समझिए। समझ आया कि नहीं आया बेटा, बताइए। क्लियर हो गया वाला पॉइंट। कल की क्लास में और डिस्कस करूंगा इसको। एकदम क्लियर हो गया। ये क्लास मेरा यूट्यूब पे रहेगा, लेकिन इसके बाद वाली क्लास हमारी यूट्यूब पे नहीं रहेगा। इसके बाद वाली क्लास हमारी प्राइवेट हो जाएगी। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से आप लोग क्लास ऑफ नहीं करेंगे, लाइव क्लास फ्री होगा। और आपको लाइव के बाद क्लास नहीं रहेगा, यूट्यूब पे आप नहीं देख सकते। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। चलिए, अच्छी बात है, फिर मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं। कोई डाउट है, कोई डाउट किसी को कोई डाउट है बेटा। ये क्लास मेरा यूट्यूब पे रहेगा, इसके बाद वाली कल के बाद वाली क्लास मेरा यूट्यूब पे नहीं रहेगा, है ना। टाइमिंग्स 8:30 PM 8:30 PM पे ही होगा मेरा क्लास। थैंक यू अंकिता, थैंक यू बेटा। 8:30 PM पे डेली मंडे टू सैटरडे तक क्लास है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच।